वालेकुम सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का, लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हवाले से मैंने कल आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि किन किन कंडीशंस के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, और फिर हमने बात की थी अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, यानी जो स्टेप्स हम अकाउंटिंग में लेंगे टू लिक्विडेट अ पार्टनरशिप फर्म। हम आज उन स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हम ये समझा सकें कि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वक्त पार्टनरशिप में किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और बिज़नेस को किस तरह से वाइंड अप किया जाता है। आज पहले स्टेप की हम बात करेंगे, और इस पहले स्टेप में अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन में सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 में आता है डिस्पोजल ऑफ नॉन कैश एसेट्स। नॉन कैश एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वो एसेट्स होते हैं जो एसेट्स कैश और बैंक बैलेंस के अलावा हों। इनमें कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। अदर देन कैश अकाउंट और अदर देन बैंक अकाउंट जितने भी एसेट्स होंगे उन तमाम एसेट्स को हम नॉन कैश एसेट्स कंसीडर करेंगे। हम आज उन्हीं तमाम डिस्पोजल ऑफ नॉन कैश एसेट्स के बारे में समझने जा रहे हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। इसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ डिटेल बताने से पहले मैं ज़रा एक इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आपको रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है जो बिज़नेस को लिक्विडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंटिंग में रियलाइजेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है जिस टेम्पररी अकाउंट को बिज़नेस को लिक्विडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स इसी अकाउंट को डिस्पोजल अकाउंट के नाम से जानते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट या डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो अकाउंटिंग हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ अमेरिकन बेस्ड अकाउंटिंग। सो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज़ वही होंगी जो इसमें रेगुलरली इस्तेमाल की जाती। लिहाजा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक वक्ती अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट जिसको बिज़नेस को लिक्विडेट करने के लिए या बिज़नेस को वाइंड अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसको टी शेप के अंदर एक अकाउंट को बनाया जा सकता है। जर्नल एंट्रीज़ भी इसी से रेलिवेंट होती हैं। जर्नल एंट्रीज़ का इसके बाद हम जिक्र करेंगे। पहले मैं ज़रा इसकी एक स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ। सबसे पहले होता क्या है कि रियलाइजेशन अकाउंट को जब मेंटेन किया जाता है तो सबसे पहले नंबर पर जितने एसेट्स हमारे पास मौजूद हों, जो एसेट्स बुक वैल्यू पर मौजूद हों, वो तमाम एसेट्स डेबिट कर दिए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको मालूम है कि तमाम एसेट्स का जो बैलेंस है वो बैलेंस नॉर्मल बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। लिहाजा इस अकाउंट को हम तमाम एसेट्स अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। और किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर आपको ये एक जर्नल एंट्री पास करनी हो तो सपोज़ आपने क्या करना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह से डेबिट करते हैं 75,000 से रियलाइजेशन अकाउंट को, और फ़र्ज़ कीजिए हमने बिल्डिंग का जो अकाउंट था हमारे पास, जो बुक वैल्यू थी उसकी, बिल्डिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 75,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ तो तमाम एसेट्स एट देयर बुक वैल्यूज़, जो एसेट्स की बुक वैल्यूज़ होंगी उन बुक वैल्यूज़ पर एसेट अकाउंट रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। इसी तरह से एक एक करके जो कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, एक एक करके सारे एसेट्स हम क्रेडिट कर सकते हैं। नॉर्मल बैलेंस ऑफ एसेट्स जैसा कि डेबिट बैलेंस होता है, जब हम उसको क्रेडिट करेंगे यहाँ उसकी बुक वैल्यू के साथ तो वो एसेट अपनी वर्थ क्लोज कर जाएगा, वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाया गया ताकि हम इन तमाम एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें। हमने बुक वैल्यू को पर जितने भी एसेट्स थे उन तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ कि हमने रियलाइजेशन के हैंड ओवर कर दिया एट देयर बुक वैल्यूज़। जो जो उसकी बुक वैल्यूज़ थी उसके ऊपर हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब एसेट्स के नाम से वैल्यूज़ ख़त्म हो गई क्योंकि वो तमाम एसेट्स क्रेडिट हो चुके हैं और वो सारे के सारे एसेट्स हमारे पास रियलाइज़ हो चुके हैं, वो तमाम एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब
दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब सारे एसेट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए। दूसरे स्टेप पर हम क्या करेंगे, हमने तमाम लाइबिलिटीज़, ऑल लाइबिलिटीज़ एट बुक वैल्यूज़, जो भी उसकी बुक वैल्यूज़ थी, जो भी क्रेडिटर्स थे, अकाउंट्स पेबल थे, नोट्स पेबल थे या बिल्स पेबल थे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी, उन तमाम लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। क्योंकि लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस आपके पास जो बैलेंस शीट में मौजूद था, जिस बिज़नेस को आप रियलाइज़ करने जा रहे हैं, जिस बिज़नेस को आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था। लिहाजा हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, यानी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखने का मतलब क्या हुआ इसका, कि लाइबिलिटीज़ के तमाम अकाउंट्स डेबिट हो गए और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गए। जिस तरह हमने यहाँ रियलाइजेशन को डेबिट किया था और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया था, इसी तरह से हम किसी भी लाइबिलिटी अकाउंट को भी इसी तरह से कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अकाउंट्स पेबल हमने 5000 की वैल्यू से डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 5000 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रियलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, लाइबिलिटीज़ की वजह से हुआ है। तमाम अकाउंट लाइबिलिटीज़ इसमें क्रेडिट हो गई, तमाम एसेट्स इसमें क्रेडिट हो गए। अब एसेट्स अपनी अपनी बुक वैल्यू के ऊपर जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, इट मींस के एसेट्स के नाम से जो अकाउंट मौजूद थे उनकी अब वैल्यू नहीं है हमारे पास उनकी वैल्यू सारी ट्रांसफ़र हो चुकी रियलाइजेशन अकाउंट में। इसी तरह से सारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ट्रांसफ़र हो चुकी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के नाम से हमारे पास अकाउंट नहीं है, बल्कि जो उनकी वैल्यू थी वो ट्रांसफ़र हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमने क्या करना है, जब डिस्पोज ऑफ करना है एसेट्स को तो ज़ाहिर है सेल करना होगा, उनकी सेल से हमें रियलाइजेशन होगी कैश की। तो अब उस कैश की रियलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जितना जितना कैश हमें मिल रहा है, मिसाल के तौर पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्डिंग ट्रांसफ़र की थी 75,000 की, अब बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्रीज़ होकर 1,25,000 हो गई, तो हमें जो कैश रियलाइज़ होगा वो कैश रियलाइज़ कितना होगा, 1,25,000। बिल्डिंग तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी 75,000 की, लेकिन जितना अमाउंट हमें रियलाइज़ हुआ, अब उसकी एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे। मिसाल के तौर पर हमें बिल्डिंग का अमाउंट रियलाइज़ हुआ 1,25,000 और अब हम यहाँ बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्डिंग का अकाउंट तो हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब हम बिल्डिंग के अकाउंट के बजाय यहाँ पर क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,25,000 से। कैश डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश की जगह बैंक का अकाउंट भी बनाया जा सकता है। जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएं बैलेंस शीट के अंदर, आपको जो अकाउंट दिए जाएं उसी तरह से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने रियलाइजेशन करनी है एसेट्स की। मैं इसको ज़रा दोहरा दूँ, पहले हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी डेबिट कर दिया। फिर हमने उन एसेट्स को जो रियलाइज्ड अमाउंट था, एसेट्स अकाउंट को हमने, यानी यहाँ एसेट्स अकाउंट से किस अमाउंट से क्रेडिट होंगे, बाय देयर रियलाइज्ड वैल्यूज़। अब उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू थी उससे ये अकाउंट हमारा क्रेडिट होने लगा। यहाँ हमने डेबिट किया था एसेट्स की वैल्यू के साथ, अब यहाँ एसेट्स की जो रियलाइज्ड वैल्यू यानी कैश की शक्ल के अंदर, जो कैश की शक्ल में होगी, उस वैल्यू के साथ हमने इसको क्रेडिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ हमने एसेट्स की बुक वैल्यू को ट्रांसफ़र किया, यहाँ हम इनको जो एसेट्स के हवाले से रियलाइज्ड अमाउंट होगा उस अमाउंट के साथ रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमने बिल्डिंग ट्रांसफ़र की 75,000 की, बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई और वो कॉस्ट 1,25,000 हमें रियलाइज, तो हमने क्या अकाउंट डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। इस बात का ख्याल रखिए कि हमने ये एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को जो रियलाइज़ करना है, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें तमाम एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, एंड देन जैसे जैसे एसेट रियलाइज़ होते चले जाएं, यानी जैसे जैसे एसेट्स सेल आउट होते चले जाएं, तो वो हम उनको रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते चले जाते हैं। सिमिलर केस यहाँ लाइबिलिटीज़ के साथ है। ऑल लाइबिलिटीज़ पहले हमने बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र की थी, अब हमने क्या करना है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट को डेबिट नहीं करना, क्योंकि वो तो हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि अकाउंट्स पेबल था, अकाउंट्स पेबल 5,000 से हमने डेबिट किया, ये अकाउंट्स पेबल तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया अकाउंट।
अब ये बैलेंस चला गया रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम पेमेंट किस तरह से करेंगे, हम पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर हमें पेमेंट करनी है तो हमें एंट्री क्या पास करनी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना होगा। अब हम अकाउंट्स पेबल को यहाँ क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कैश को क्रेडिट करेंगे, जिससे हमारे पास ये एक एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइबिलिटीज़ अकाउंट के जो पेड वैल्यूज़, अब पेड वैल्यूज़ जाहिर है वो हमारे पास कैश या बैंक की शक्ल में होगी, तो वो कैश या बैंक की शक्ल के अंदर आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। मैं इसको मुख्तसर करके दोबारा ज़रा इसको बताता हूँ। पहले हमने किया एसेट्स अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर उनकी रियलाइज्ड वैल्यू के साथ कैश के साथ हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट किया, और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करने के बाद जब ट्रांसफ़र कर दिया था हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, तो लाइबिलिटीज़ यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। अब जब पेमेंट की बारी आई तो हमने उनकी कैश वैल्यू के साथ जो पेमेंट की है, जो पेड वैल्यूज़ हैं, उन पेड वैल्यूज़ के साथ हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ तक ये बात समझने के लिए ज़रूरी थी कि यहाँ आपके पास ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है इसका पर्पस क्या होता है, इसमें अगर किसी भी किस्म का डिफरेंस आता है, गेन किस तरह से मालूम किया जाता है, लॉस किस तरह से मालूम किया जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंट्रीज़ पास करने के बाद, जर्नल एंट्रीज़ फॉर रियलाइजेशन अकाउंट पास करने के बाद फिर मैं आपको इसको टी अकाउंट को दोबारा बनाकर समझाऊंगा। ये मैंने फॉर्मेट समझाना था जिसके अंदर लिक्विडेशन की अकाउंटिंग है पहले स्टेप की, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी लॉस और गेन की, और फाइनल पेमेंट किस तरह से होगी पार्टनर्स की, वो हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह समझते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।